कि पैरों में जो उन्होंने श्री कृष्ण का रूप के सौंदर्य का मनोरम वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो गुणगान किया है, उन्होंने कृष्ण को एक दूल्हे के रूप में बताया है। और कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बसती हुई पायल ही बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है, बहुत ही मधुर ध्वनि अर्थात बहुत ही सुंदर ध्वनि पैदा कर रही है। और उनकी कमर में जो करधनी बंधी हुई है और वो जब हिल रही है तो उससे जो हिलने से जो ध्वनि निकल रही है उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली लग रही है, उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर, उनका जो सांवले रंग का शरीर है उस पर पीले रंग के वस्त्र इतने सुंदर लग रहे हैं और उनके गले में पुष्पों की माला देखते ही बन रही है। श्री कृष्ण के माथे पर क्या है, मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान क्या है चारों तरफ फैलती जा रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई है और उनके मुखमंडल पर जो मुस्कान आ रही है उससे उनके सौंदर्य का रूप निखर कर आ रहा है। कवि के अनुसार वे इस संसार में एक ब्रज दूल्हे के समान भांति उसकी तरह प्रज्वलित हो रहे हैं। देखो इसमें भगवान कृष्ण का रूप दिखाया कर कितना सुंदर रूप दिखाया गया है। अगला है कवित है, अगला अभी हमने संवैया पढ़ा था, अगला कवित है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला, सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो कर राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। अब इसमें कवि कह रहे हैं, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रतहि जगावत गुलाब चटकारी दे। अब कवि इस कविता में कवित कदेव ने कहा है कि वसंत को एक नए शिशु के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के पालने का काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं वो, पेड़ की जो डालियां हैं वसंत रूपी शिशु छोटे से बालक के रूप में दर्शाया गया है किसको, बसंत ऋतु को। और वो कह रहे हैं कि जो पेड़ की डालियां हैं उन्होंने ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु को अपनी गोदी में ले रखा है। वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछोने की तरह बिछी हुई हैं। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के ढीले ढाले वस्त्र के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। बसंत ऋतु को एक शिशु के रूप में दर्शाने का अर्थ यह है कि जो बसंत ऋतु आई है तो बसंत ऋतु आने पर पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। और ये माहौल होता है ये जो मार्च से अप्रैल के बीच का, फरवरी मार्च अप्रैल का बीच का जो समय होता है, इसमें जो क्या होता है पुराने पत्ते होते हैं वो होते हैं झड़ जाते हैं और जो नए नए पत्ते होते हैं वो आने लगते हैं। तो एक खुशनुमा माहौल सा लगने लगता है। और खुशनुमा माहौल से जो अच्छे पत्ते नहीं होते वो झड़ने के बाद उसकी जगह नए नए पत्ते आते हैं, सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु को एक शिशु के रूप में दर्शाया गया है। और यह दिखाया गया है कि बसंत की जो पत्तियां हैं वो पालने में बिछी हुई हैं और पालने में बिछोने की तरह क्या है बसंत ऋतु को क्या कर रही हैं, पाल रही हैं। और फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक को ढीले ढाले वस्त्र के रूप में जैसे कोई झबला पहना दिया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। बसंत रूपी बालक के पालने को पवन क्या हवा बीच में आकर झुला रही है और तोता और मैना उससे बातें कर करके उसको हंसा रहे हैं, उसका दिल क्या कर रहे हैं, बहला रहे हैं। और कोयल भी आकर बसंत रूपी शिशु से बातें करे, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल पवन झुलावे, बीच बीच में हवा आकर उसे क्या कर रही है, झुला रही है। और केकी कीर यानी कि तोता और मैना उनसे बातें कर करके उस बालक को, बसंत रूपी बालक को क्या कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। कोकिल हलावे हलसावे कर लारी दे। और कोयल भी आकर बीच बीच में बसंत रूपी शिशु से बातें कर रही है। पूरित पराग सो उतारो कर राई नोन। अब वो क्या कर रही है कि कोयल भी बीच में आकर हंसा रही है और तालियां बजा बजा कर उसे बसंत ऋतु को प्रसन्न करने की, बसंत ऋतु रूपी शिशु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पुष्प से लदी हुई लताएं क्या कर रही है, एक साड़ी के रूप में दिख रही हैं, एक नायिका के जैसे लग रही है। कौन, फूलों से लदी हुई लताएं। और ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे किसी नायिका के सिर पर कुछ पहना हुआ है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। और ऐसा लग रहा है कि जो फूलों से लदी हुई लताएं हैं वो एक नायिका एक के रूप में दर्शित हो रही हैं। और उन पुष्पों के पराग से कण इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे की क्या कर रही हैं, नज़र उतार रही हैं। जैसे छोटे बच्चे की नज़र उतारी जाती है ना, घर की बड़ी बड़ी औरतें किसी बच्चे की नज़र उतारते हैं, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, बच्चे की नज़र उतारी जा रही है कि उसे नज़र ना लग जाए। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और लग रहा है कि जैसे कामदेव बालक बसंत को रोज़ सुबह गुलाब की चुटकी बजाकर जगाते हैं। अब इसमें बसंत ऋतु का एक शिशु के रूप में वर्णन किया गया है कि उसे कौन झुला रहा है,
कि उसे पत्तियां झुला रही हैं, जो पेड़ों की लताएं हैं वो झुला रही हैं। वो पालना हुआ है, फूलों से लदे हुए गुच्छे के अंदर वो सोया हुआ है। बसंत ऋतु रूपी शिशु सोया हुआ है और फूलों से लदा हुआ गुच्छा ऐसा लग रहा है जैसे बालक ने ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए हैं। तोता और मैना उससे बातें कर कर उसे हंसा रहे हैं, उसके दिल को बहला रहे हैं। कोयल भी आकर बार बार बसंत रूपी शिशु से बात कर रही है, उसे मुस्कुरा रही है और फूलों से लदी लताएं ऐसी लग रही है किसी साड़ी की तरह दिख रही हों, एक नायिका की तरह प्रतीत हो रही हैं। उनका जो पुष्पों से निकलने वाला पराग है वो इस तरह से ही प्रतीत हो रहा है कि मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे की नज़र उतार रही हों। आप बच्चों ने देखा भी होगा ना कि हमारी मम्मियाँ हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उतारती हैं। इसी तरह कैसा लग रहा है कि जो फूलों से लदी लताएं हैं वो उसकी माता हैं और वो क्या कर रही हैं, उनकी नज़र उतार रही है। देखो इसमें दिखाई भी हुई है, ये छवि दिख रही है ना कि इसमें किस प्रकार मोर, तोता, मैना, चिड़िया, किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा इसमें। ये रहा, इसमें छोटा सा बच्चा इसमें दिख रहा है कि किस प्रकार वो लेटा हुआ है और कैसे उसे पेड़ों की तनियों पर, लताओं पर उसे झुलाया जा रहा है और पेड़ पत्तों के बीच में है और उसे वो पालने का उनका बिछोना है। अब अगला है फटिक सलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर उदी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमन। बहारते भीतर लो भीति न दिखे देव दूध को सो फेन फलयो आंगन बरफर्स बंद। तारा सो तरुणिता में ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन को ज्योति मिलयो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चल। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया। आप देखो यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। तो उन्होंने कवि कह रहे हैं चांदनी रात का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरीके से खिला हुआ है। जिस दिन चांदनी रात में चंद्रमा पूर्ण होता है उस दिन चंद्रमा क्या होता है, पूरी तरह से खिल जाता है और उसकी रोशनी चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर। ये पारदर्शी पत्थर है, इससे निकलकर एक सूर्य की किरणें चारों तरफ क्या है, फैल गई हैं। श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों में से एक चांदी का महल बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है कि यहाँ से क्या है कि श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही है मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ है। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपनी उफान पर हो। देखो कितना सुंदर है, ये आकाश पर है और क्या है, ये उफान पर है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये चांदी का महल पूरी तरीके से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवार नहीं है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आर पार इसके देखा जा रहा है, इसके कोई दीवार नहीं है। ठीक है, जिसमें कोई दीवार नहीं है। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फैना, देखो ये है आकाश पे सफ़ेद रंग का दूध का फैना पूरी ओर फैला हुआ है जिसमें तारे जगमगा रहे हैं जैसे सखियाँ सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं। चारों तरफ फैली हुई रोशनी में मोतियों की चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया है। सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी है। देखो कितना सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि कवि ने चांदनी की रात का सुंदरता से वर्णन किया है और कहा है कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरीके से खिला और रोशनी चारों तरफ फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर, पारदर्शी पत्थर ये लग रहा है बिल्कुल जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बन गया हो। आकाश में चांद की रोशनी इसी प्रकार फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। देखो ऐसा लग रहा है, सफ़ेद रंग की दही होती है ना, तो ये दही का समुद्र ही लग रहा है जो आकाश में चारों तरफ से फैला हुआ है और सुंदर सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चांदी का महल पूरी तरीके से पारदर्शी है, इसमें कोई दीवार नहीं है। आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फैना ये रहा पूरी ओर से फैला हुआ है। तारे जगमगा रहे हैं और सखियाँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है बच्चों, सखियाँ सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हैं। चारों तरफ फैली रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है और बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया है। ठीक है, इस प्रकार से इस कविता में इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि ने किस वर्णन किया है,
भगवान कृष्ण की अटखेलियों का बचपन का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। जैसे यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया है। यहाँ पर पहले वर्णन किया उन्होंने भगवान कृष्ण की सुंदरता का, कि भगवान कृष्ण पीले रंग वस्त्र पहने हुए हैं और दूल्हे के रूप में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और उनके पैरों में जो पायल पहनी हुई है वो कैसी लग रही है, वो लग रही है कि उससे मधुर ध्वनि निकल रही है, और कमर में जो उन्होंने करबंद पहना हुआ है उससे भी एक बहुत सुंदर मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके माथे पर मुकुट है जो चांद रूपी चंद्रमा के समान लग रहा है। अगले दोहे में देव ने कवित्व में वसंत ऋतु का एक शिशु के रूप में वर्णन किया है कि किस प्रकार उससे तोता और मैना आकर बात कर रहे हैं, कैसे उसे झूला झुलाया जा रहा है, पवन उसे आती है और झूला झुला देती है। कितना सुंदर वर्णन किया हुआ है। और अगले में उन्होंने बताया है कि किस बहुत ही चांदनी रात का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है, कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरीके से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है।